Students, we have studied in the previous classes resistance, but today we are going to study factor on which resistance of conductor depends. मतलब कि हम आज जो है रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उस पर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड्स करता है उसके रेजिस्टेंस पे, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे कौन कौन से फैक्टर जो है डिपेंड करता है। तो ये उनके फैक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे किसी वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो आर जो रेजिस्टेंस है वो वायर की लंबाई पे डिपेंड करता है, उसकी मोटाई पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस प्रकार से इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आइए इस एक्टिविटी को करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें किसी पोटेंशियल डिफरेंस का एक सेल लगा हुआ है। चलो 2 सेल लगा देते हैं। यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है और एक प्लग की भी लगा दिया, और ये एक टर्मिनल मैंने बनाया। इसके बीच हम विभिन्न कंडक्टर्स को रखेंगे और टेस्ट करेंगे। एक्स और वाई मैंने नाम रख दिया, और इस टर्मिनल के बीच में हम विभिन्न कंडक्टर को रखेंगे और चेक करेंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। यदि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच यदि सेम रहता है तो चलिए सबसे पहले हम एक वायर लेते हैं किसी लंबाई का, 1 मीटर मान लीजिए लंबाई है, उस वायर को हम लेकर के टेस्ट करेंगे। दूसरा एक इसी थिकनेस का लेकिन इससे दुगना लंबाई का वायर को हम लेकर के टेस्ट करेंगे। तीसरा कंडीशन हम रखते हैं, इसी वायर को हम डबल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ये थिक हो जाएगा, इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब इसका डबल हो जाएगा। इसका इसी वायर को मैंने डबल लिया था और इसी को मैंने आधा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस इसमें डबल हो जाएगा। चौथा एक वायर लेते हैं जिसका लंबाई सेम है लेकिन ये मटेरियल अलग होगा, यानी नेचर ऑफ मटेरियल जो है इसका है वो अलग है। तो मान लेते हैं कि ये सब कॉपर का है, तो मैंने इसे एल्यूमिनियम का ले लिया, और इतना ही। अब मैं इस वायर को यहाँ पे मैंने रखा, तो मैं देख रहा हूँ कि एमीटर का जो रीडिंग आ रहा है वो 2 एम्पियर आ रहा है। इसको मैंने रखा, वायर ए को यहाँ पे लगा दिया, वायर ए को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया। जब मैंने ये लगाया तो देखा 2 एम्पियर। अब मैंने इसको लगाया डबल लंबाई वाले को, इस तरीके से मैंने इसको मोड़ करके लगा दिया। इस तरीके से मैंने मोड़ करके इसको मैंने लगाया, तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो रीडिंग आ रहा है वो थोड़ा कम आ रहा है, यानी 1 एम्पियर आ रहा है। अब मैंने इसको लगाया मतलब सी वायर को। जब मैंने सी वायर को लगाया तो मैंने पाया कि जैसे मोटा वायर है, इसको मैंने लगाया तो ये मोटा वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें करंट 4 एम्पियर आ गया। तो 4 एम्पियर आ गया। यहाँ पे प्लग की ऑन किया हुआ है। तो अब मैंने दूसरा मटेरियल को मैंने लगाया, तो करंट जो है इसमें कुछ आ गया, 3 एम्पियर अलग सा आ गया, ये अलग सा आ गया। लेकिन ये सब जो करंट आ रहा है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसके लंबाई पे, इसके मोटाई पे ये आ रहा है। मतलब कि वायर जो मैंने पहले रखा था और उसका जब मैंने डबल किया तो करंट उसका क्या हो गया, आधा हो गया। यानी वायर की लंबाई को मैंने दुगना किया तो उसमें करंट जो फ्लो हो रहा था वो आधा हो रहा था। और उसी वायर की दुगनी मोटाई को, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने डबल किया। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके अनुपात में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, तो इसका जो मोटाई हुआ, ये वाला जो हुआ भाग, इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस वायर का मान लीजिए ये है, तो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, डबल, क्योंकि इसी को मैंने मोटा कर दिया, दोबारा कर दिया। तो जब मैंने इसको मोटा किया तो क्या हो गया, करंट
करंट इसमें इसका दुगना हो गया, पहले 2 जा रहा था तो अब कितना 4 एम्पियर हो गया। तो इसके लंबाई पे डिपेंड कर रहा, इसके मोटाई पे डिपेंड कर रहा, इसमें जो मटेरियल अलग अलग यूज हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा, और रेजिस्टेंस पहले से हम लोग जान रहे हैं कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा। तो इस एक्टिविटी से हमने ये जाना कि रेजिस्टेंस पे लंबाई का प्रभाव पड़ता है, उसकी मोटाई पे प्रभाव पड़ता है, और अलग अलग जो मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल का वायर का इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कितने फैक्टर हैं स्टूडेंट्स? ये 4 फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। Resistance of wire depends on number 1 length of the wire, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, नंबर तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा टेम्परेचर। यानी ये 4 फैक्टर हैं जिस पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इन्हीं 4 फैक्टर को लगा करके हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ पे क्या किया, लेंथ पे, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। और दूसरा क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यानी मोटाई को बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा था? रेजिस्टेंस घट रहा था। तो ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। करंट बढ़ रहा था तो करंट बढ़ने का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस उसका क्या हो रहा था? घटेगा। ये हो गया। तो इन दोनों से हम क्या निकालेंगे? एक रिलेशन निकाल लेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आया, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आया, और आर डायरेक्ट एल अपॉन ए आया। तो हम इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आर, इसके जगह पे आएगा एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को क्या कहते हैं यहाँ पे? एल अपॉन ए। स्टूडेंट्स इसको कहते हैं रो, पढ़ा जाता है इसको रो पढ़ते हैं, लेकिन इसको कहा क्या जाता है? रेजिस्टिविटी। ये क्या है? रेजिस्टेंस इसको कहते हैं, लेकिन इस मटेरियल, ये किसका प्रॉपर्टी है? उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रो क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और ये रो जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? वायर की लंबाई पे नहीं, ये रो जो है किसका प्रॉपर्टी है? मटेरियल का प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस इन सभी पर डिपेंड कर रहा है, और ये रो क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो रो का एसआई यूनिट भी होता है, तो रो का एसआई यूनिट यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो रो इजकल टू क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन ई एल, यानी इसका
आर होता है, ओम होता है, और एम स्क्वायर, और इधर नीचे का एम, तो ये एम कट गया, और तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर का, तो यानी ओम मीटर, यानी रेजिस्टिविटी का, यानी इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। स्टूडेंट्स, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। जैसे मेटल्स का रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, कितना के आसपास होता है, मेटल्स का रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 के आसपास होता है, और एलॉय का जो होता है 10⁻⁻6 ओम मीटर के आसपास, 10⁻⁻6 ओम मीटर के आसपास होता है। यानी हम यहाँ से कह दें एक लाइन में, मेटल एंड एलॉय का तो क्या होगा रेजिस्टिविटी, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर के आसपास। ये मेटल और एलॉय का होता है, ये रेंज केबल है, इसको ये ध्यान रखेंगे। और इंसुलेटर जैसे हो गया, रबर हो गया या ग्लास हो गया, इन सब का रेजिस्टिविटी बहुत ही अधिक होता है, 10⁻12 से 10⁻17 के आसपास। यानी इंसुलेटर का कितना होता है, 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर, इस रेंज में होता है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी किस पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का बढ़ जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाता था उसी प्रकार रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा। तो नोट करके आप लोग ये नोट कर लेंगे कि रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं मेटल्स का। तो जैसे, और मेटल और एलॉय में क्या होता है, मेटल का रेजिस्टिविटी और एलॉय का रेजिस्टिविटी में, मेटल का रेजिस्टिविटी थोड़ा कम होता है और एलॉय का ज़्यादा होता है। जैसे एक कोई एलॉय है, मान लेते हैं कि कोई एलॉय है जो दो मेटल से बना हुआ है, मान लेते हैं कॉपर से और एल्यूमिनियम से मिलकर के कोई एलॉय बना हुआ है। तो ये जो कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है और एलॉय का रेजिस्टिविटी है, मान लेते हैं इसका x है और इसका y है, तो जो एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होगा वो x से भी ज़्यादा होगा और y से भी ज़्यादा होगा। यानी एलॉय जो दो कंस्टिट्यूएंट मेटल से मिलकर के बना है, उसका रेजिस्टिविटी दोनों कंस्टिट्यूएंट मेटल्स के रेजिस्टिविटी से अधिक होता है। तो नोट करके आप ये भी लिख लें कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। क्या लिखेंगे, ये सब नोट में लिख लेंगे स्टूडेंट्स। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय is greater than their constituent metal, constituent मेटल, मतलब वो एलॉय जिनके कंस्टिट्यूएंट मेटल x और y है, तो वो x और y से अधिक होगा रेजिस्टिविटी उस एलॉय का, जिससे कि उन दोनों मेटल्स से मिलकर के बना हुआ है। यानी एलॉय का अधिक होगा, मेटल्स का कम होगा रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी, ये एलॉय का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, एलॉय का प्रयोग हम लोग हीटिंग डिवाइस बनाने में करते हैं। जैसे आयरन हो गया या टोस्टर हो गया,
तो इन सब में हम एलॉय का प्रयोग करते हैं। तो एलॉय का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। ऑक्सीडाइज होने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने को हम कहते हैं ऑक्सीडाइज होना। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो क्या होता है, भोजन का क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। तो जैसे कोई भी चीज़ को हम यहाँ पे जलाते हैं, तो यहाँ पे जलाते हैं तो ऑक्सीजन की मदद से ही जलता है। तो ऑक्सीजन के मदद से जलना ही ऑक्सीडाइज कहलाता है। तो उसी प्रकार जब हम एलॉय बना देते हैं मेटल का, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, यानी कि गर्म करने पर वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब जलता नहीं है। यानी एलॉय जो है काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिसके वजह से हम एलॉय का प्रयोग हीटिंग डिवाइस बनाने में करते हैं। जैसे नाइक्रोम हो गया, मैग्नानिन हो गया, इसी तरह से कॉन्स्टेंटाइन होता है। इन सब का इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग डिवाइस बनाने में, हीटिंग एलिमेंट्स बनाने में। तो अब एक टंगस्टन होता है। टंगस्टन एक एक्सक्लूसिव मेटल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फिलामेंट बनाने में, और किन्हीं एलिमेंट का नहीं आप इस्तेमाल करते होंगे बल्ब का फिलामेंट बनाने में। और ये जो टंगस्टन है वो रेयर अर्थ मेटल है, बहुत कम मात्रा में अर्थ में पाया जाता है।